Hi guys, so this is CAT 23 slot 3 DLR and we'll be decoding this entire slot जहाँ पे कुछ सेट बहुत आसान थे, कुछ सेटों में कुछ छोटी छोटी बातें थी। वो अगर ध्यान होती तो आई गेस काफ़ी हद तक सेट बन सकते थे, पर स्टिल काफ़ी कम लोगों के थर्ड स्लॉट के अंदर सेट बने हैं, ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है। सो विल बी डिसाइफरिंग द एंटायर DLR का स्लॉट 3 ऑफ दिस ईयर। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेट। सो इस सेट में क्या था? इस सेट में अगर आप ध्यान से अगर आपने पढ़ रखा है तो एक एयर कंडीशनर कंपनी है जिसके 4 डीलर्स हैं, ठीक है। और वो जो 4 डीलर्स हैं वो दो तरह के एसी बेचते हैं, विंडो और स्प्लिट। और उन दोनों एसी के वेरिएंट्स के अंदर भी दो अलग वेरिएंट्स हैं जिनको कहते हैं इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर टाइप। मतलब क्या बातचीत चल रही है कि 4 लोग हैं, D1, D2, D3, D4, और यहाँ पे D1, D2, D3 ये सब तो है ही है, ठीक है। और वो कितने टाइप के एसीज बेचते हैं? विंडो और स्प्लिट। और इनके अंदर हर एक के अंदर दो दो टाइप है, जिसको हम कहेंगे इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन के अंदर क्लासिफिकेशन है और इसके आगे हमको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। यहाँ तक हमको सिर्फ एक परफॉर्मा दे रखा है जिससे कि हम एक लेआउट तैयार कर सकते हैं कि हाँ भाई होने कैसे वाला है। जैसे एक रफ टेबल जो मेरे को लगता है अरेंजमेंट का, वो ऐसा बनना चाहिए। लास्ट ईयर भी समवेयर अराउंड सेकंड स्लॉट में कैसा ही क्वेश्चन था, EU और FDA वाला, जहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स थे जो अलग अलग टाइप के थे और उनको सर्टिफिकेशंस लेने थे। बट ये उस क्वेश्चन से काफी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से आगे इंफॉर्मेशन है, अपन एक फॉर्मल टेबल बनाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं कि कैसे इस चीज को फिल आउट करना है। चलिए, तो जैसे ये है विंडो एसी, स्प्लिट एसी, विंडो एसी, उसमें इन्वर्टर टाइप, नॉन इन्वर्टर टाइप, स्प्लिट में इन्वर्टर टाइप, नॉन इन्वर्टर टाइप, ठीक है। और मैं जो कोई भी वैल्यूज जो मान लीजिए कि D1 के टोटल विंडोज की वैल्यू है वो आई विल राइट इन द मिडल, ठीक है। बट वो इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर दोनों मिलाकर होगी, खाली इन्वर्टर या नॉन इन्वर्टर की नहीं होगी, ठीक है। और उस हिसाब से विल फिल दिस फॉर्म। दिस इज द टोटल का बार, जहाँ पे विल बी कैलकुलेटिंग द एंटायर थिंग। ओके, सो अब यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है? इट इज नोन दैट द टोटल नंबर ऑफ एसी सोल्ड इन द सिटी, इट इज नोन दैट कि द टोटल नंबर ऑफ एसीज सोल्ड इन द सिटी 25 फॉर विंडो वेरिएंट। सो अगर मान लीजिए कि 100 एसी बेचे हैं तो 25 एसी जो हैं वो विंडो वेरिएंट के ही होंगे और बाकी के जो बोलते हैं ना 75 एसी हैं वो स्प्लिट वेरिएंट के होंगे, ठीक है। ये एक मोटा मोटा कैलकुलेशन है, ठीक है, कि 25% विंडो के होंगे। अब वो विंडो में इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर मिलाकर होंगे, ठीक है। फिर क्या कहा रखा है? अमंग द इन्वर्टर एसी सोल्ड। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली कह दिया है कि जितने इन्वर्टर एसी बेचे गए हैं उसमें से 20% जो है वो विंडो वेरिएंट के हैं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमको ध्यान रखनी है, ये इन्फॉर्मेशन का आगे बहुत एम्फेसिस है, ठीक है। अब क्लूज पढ़ने शुरू करते हैं। पहला क्लू दे रखा है कि हर एक डीलर सोल्ड एटलीस्ट 2 विंडो एसी, ठीक है जी, मान लिया। सेकंड वाला बोल रहा है D1 सोल्ड 13 इन्वर्टर एसी वाइल D3 सोल्ड 5 नॉन इन्वर्टर एसी। अब 13 D1 ने अगर 13 इन्वर्टर एसी बेचा है, बट हमको ये नहीं पता है कि वो विंडो वाला बेचा है या स्प्लिट वाला बेचा है। हम वहां पर हल्का सा क्लूलेस है, ठीक है। तो हम इसको एग्जैक्ट पिन पॉइंट नहीं कर सकते। मेरा मानना है कि मैं सेट्स के अंदर तब तक वैल्यूज पुट इन नहीं करता हूं जब तक मेरे को एक कॉन्क्रीट वे नहीं मिलता है कि हाँ नहीं यार मैं तो इस चीज को वैल्यू को पुट ऑन करने के लिए श्योर ही हूँ, ठीक है। थर्ड से पढ़ते हैं अ टोटल ऑफ 6 विंडो नॉन इन्वर्टर एसी। अब देखो यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया है कि विंडो के अंदर नॉन इन्वर्टर एसी, ठीक है। अ टोटल ऑफ 6 विंडो नॉन इन्वर्टर एसी एंड 36 स्प्लिट इन्वर्टर एसी वर सोल्ड इन द सिटी। क्या कहा गया है? स्पेसिफिकली विंडो के नॉन इन्वर्टर 6 बेचे गए टोटल, और
36 स्प्लिट इन्वर्टर, स्प्लिट में इन्वर्टर जो है टोटल 36 बेचेगा शहर के अंदर, ठीक है। फोर्थ क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ स्प्लिट एसी सोल्ड बाय D1 was twice the number of विंडोज एसी सोल्ड बाय इट। D1 ने स्प्लिट एसी जितने बेचे, दैट वाज ट्वाइस द नंबर ऑफ विंडो एसी। तो अगर मान लीजिए कि विंडो एसी दोनों मिला के, इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर मिलाकर एक्स है, तो ये 2x हो जाना है, स्प्लिट नॉन इन्वर्टर इन्वर्टर मिला के, ठीक है। अब यहाँ पर हमको, अगर मैं अभी भी थोड़ी सी बहुत कैलकुलेशन लगानी चाहूँ, अगर मैं यहाँ पे फोर्थ क्लू पे पॉज मारता हूँ, मेरे को चमक जाना चाहिए। क्या कहा है हमको, इस इंफॉर्मेशन के अंदर स्प्लिट इन्वर्टर दे दिया है कि 36 स्प्लिट इन्वर्टर एसी है, और हमको पता है कि इन्वर्टर्स के अंदर अमंग द इन्वर्टर एसी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अमंग द इन्वर्टर एसी सोल्ड 20% वर ऑफ द विंडो वेरिएंट, 20% थे वो विंडो वेरिएंट के थे, तो बाकी के 80% स्प्लिट वेरिएंट के होंगे इन्वर्टर एसीज में, ठीक है। सो अगर मैं ये टोटल 36 देखने जाऊं, तो दिस इज 36 इज नथिंग बट इन्वर्टर एसीज, मान लेता हूँ टोटल इन्वर्टर एसीज आई हैं उसका 80%, ठीक है। 4 से काट देते हैं, 4 9 जा 4 2 जा, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका I इज इक्वल टू 45। मतलब मेरे टोटल इन्वर्टर एसी कितना आ गया जी, 45। अब मेरे टोटल इन्वर्टर एसी 45 है, जिसमें से मेरे स्प्लिट इन्वर्टर एसी जो है वो 36 है, तो विंडो इन्वर्टर एसी कितने हो जाएंगे, 9, क्योंकि ये दोनों मिला के मेरा 45 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये डेटा निकाल लिया। अब हम एक और ऊपर के ही डेटा को यूज कर सकते हैं। वो डेटा क्या कह रहा है, वो डेटा ये कह रहा है कि, कहाँ गया, ये रहा, सॉरी, इट इज नोन दैट द टोटल नंबर ऑफ एसी सोल्ड इन द सिटी 25% ऑफ द विंडो वेरिएंट। अब ये बोल रहा है कि भैया विंडो वेरिएंट वाले जो थे, यहाँ पे तो टोटल 15 इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर मिलाकर, और ये बोल रहा है जो 15 है दैट इज 25% ऑफ द टोटल, 25% ऑफ द टोटल, मतलब दिस 15 इज 1/4 ऑफ द टोटल। सो मैं टोटल यहाँ से निकाल सकता हूँ, दैट इज गोइंग टू बी 4 इंटू 15 60, मतलब पूरे शहर के अंदर टोटल 60 एसी बेचे गए। अब देखो 15 यहाँ पे है, ठीक है, 36 यहाँ पर है, 51 और 9 यहाँ पर हो जाएंगे, तो हमारा टोटल कितने एसी हो गए, 60 एसी हो गए, है ना। अब आगे चलते हैं, तो इससे हमने ये सब निकाल लिया, मतलब हमारे पास में एक टोटल आ गया है। अब हम वापस से फोर्थ पॉइंट से कंटिन्यू करते हैं। फोर्थ पॉइंट में बोला था कि नंबर ऑफ एसी स्प्लिट एसी जो है D1 ने बेचे हैं, दे आर ट्वाइस द नंबर ऑफ विंडोज एसी सोल्ड बाय हिम। फिफ्थ क्या बोल रहा है, D3 और D4 सोल्ड एन इक्वल नंबर ऑफ विंडो एसी, D3 और D4 ने इक्वल नंबर ऑफ विंडो एसी बेचे हैं, मतलब ये वाई, एंड दिस नंबर वाज 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ सिमिलर एसी सोल्ड बाय D2। सिमिलर एसी, कौन सा सिमिलर एसी, विंडो एसी, मतलब 3y। ये 3y मैंने बीच में लिखा है, y मैंने बीच में लिखा है, मतलब ये टोटल का वैल्यू है, ठीक है, टोटल विंडोज का, इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर मिला के, ठीक है। सिमिलर एसी सोल्ड बाय D2, ठीक है। सिक्स्थ क्या बोल रहा है, D2 एंड D3 वर द ओनली वंस हु सोल्ड विंडो नॉन इन्वर्टर एसी। विंडो में नॉन इन्वर्टर एसी बेचने वाले D2 और D3 ही थे, मतलब D1 ने नहीं बेचा है, D2 D4 ने नहीं बेचा है। अब आप यहाँ पर हमको एक चीज समझनी पड़ेगी, ये बीच में मैंने लिखा था टोटल, बट यहाँ पर एक्स में नॉन इन्वर्टर है ही नहीं, और टोटल इज एक्स, तो इन्वर्टर एक्स बाकी रहेगा, और सिमिलर कंसेप्ट से यहाँ पे भी सिर्फ वाई बाकी रहेगा, करेक्ट। सो हमारा ये वाला पार्ट तो सेटल है, ठीक है। फिर क्या कहा गया है, द नंबर ऑफ दीज एसी सोल्ड बाय विच एसी इज विंडो नॉन इन्वर्टर सोल्ड बाय D2 was twice the number of the AC sold by D3। तो मान लेते हैं कि अगर ये Z है तो ये 2Z है, ठीक है। सेवेंथ पॉइंट क्या बोल रहा है, D3 एंड D4 सोल्ड इक्वल नंबर ऑफ स्प्लिट इन्वर्टर एसी। स्प्लिट में इन्वर्टर एसी D3 और D4 ने बराबर बेचे हैं, मैं पी ले लेता हूँ, एंड दिस नंबर वाज हाफ द नंबर ऑफ सिमिलर एसी सोल्ड बाय D2। मैं इसको 2 पी ले लेता हूँ,
ठीक है, यहाँ तक का घटनाक्रम है। अब क्वेश्चन इसके यहाँ से आगे कैसे बढ़ेंगे समझते हैं। यहाँ पे अगर मैं सिर्फ विंडो एसी की बातचीत करूं तो यहाँ पे टोटल 15 एसी है, और अगर मैं टोटल गिनने जाऊं तो x 3y y और y, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि x d1 का, 3y टोटल जो है वो d2 का है, y d3 का है और y d4 का है। ये मिलाकर 15 हो रहे हैं। तो x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। अब इसके अंदर मेरे को पता है कि यहाँ पर x है और यहाँ पे y है, तो मैं बिकॉज ऑफ माई फर्स्ट क्लू, मेरा x और मेरा y सिंगल सिंगल है ना, क्योंकि यहाँ पे तो क्रॉस है। इट कैन नॉट बी जीरो, बिकॉज एटलीस्ट 2 एसी वेरिएंट होने चाहिए। अगर मान लीजिए मैंने x की वैल्यू 0 रख ली तो D1 ने 2 एसी वेरिएंट, 2 विंडो एसी वेरिएंट कहाँ बेचे। ठीक है, तो x 0 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 2 हो सकता है। पर अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूंगा, मान लो इस इक्वेशन में मैंने x की वैल्यू 2 रखी, ये यहाँ पे जाएगा तो 13 होगा, तो y विल बी 13/5, जो कि ऐसी कोई चीज है नहीं। 13/5 एक डेसिमल पॉइंट में आएगी चीजें, और ऐसा होता नहीं है कि सवा पौना ऐसी बेचा हमने, है ना। सो क्या क्या रखेंगे, वो क्या क्या हो सकता है। अगर आप ध्यान से इस चीज को ऑब्जर्व करो, आप y की वैल्यूज प्लग इन करोगे, तो आप जब y को 1 नहीं रख सकते, y को 2 तो रख सकते हैं। जब मैं y को 2 रखूंगा, ठीक है, तब ये हो जाएगा 10, और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू जब y 2 होगा, तब x की वैल्यू क्या आएगी, 5। अब एक रख नहीं सकते, क्योंकि एक रखेंगे तो यहाँ पे लैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक नहीं रख सकते, हम बाकी सारी चीजें रख सकते हैं। ठीक है, तो एक यही पॉसिबिलिटी बनती है। अगेन मैं यहाँ पे 3 भी नहीं रख सकता, नहीं तो x 0 हो जाएगा। एक यही पॉसिबिलिटी बनती है कि y इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 5। तो y 2 है, x 5 है, तो ये 2x जो है वो 10 हो जाएगा। तो मैं लिख लेता हूँ, ये 5 है, ये टोटल मिलाकर 10 है, ये 2 है, ये वाला y जो है ये भी 2 हो गया होगा, और ये 6 हो गया होगा। ठीक है, इसको अपन ने यहाँ से हटा दिया, यहाँ से हटा दिया। ठीक है, चलो अब एक सवाल उठता है कि अब आगे क्या। तो एक लॉजिक समझते हैं। D3 के अंदर, D3 ने 2 विंडो एसी बेचे, इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर मिला के। सो अगर मैं उनको उन 2 एसी को इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर में करने चाहूँ, तो मैं कर सकता हूँ 0 2 2 0 एंड 1 1, ऐसे ही तोड़ सकता हूँ। मैं 1 और 1 रखता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल। मान लो कि डी ने इस 2 एसी को मैंने 1 यहाँ पे दिया और 1 यहाँ पे दिया, जेड की वैल्यू 1 मान ली। अब मैंने जेड की वैल्यू इधर 1 मानी है, तो मेरे को इधर 2 माननी पड़ेगी, बिकॉज इट इज 2z। और टोटल है 6, तो इधर 4 लाना पड़ेगा। बट उस वजह से इस लाइन के अंदर विंडोज में इन्वर्टर टैली नहीं होंगे। क्यों, 5 और 4 9 तो यहीं पे हो गए, पर 9 तो मेरा टोटल है, यहाँ पे तो टोटल 12 हो रहा है। 5 4 9 और 3 12, तो पॉसिबल नहीं है। मतलब मेरा ये वाला केस तो हो ही नहीं सकता। अब क्या करना है, 0 2 रख के देखते हैं। ये 2z था, 0 2 रख के देखते हैं कि मैंने इधर 0 रखा इधर 2 रखा। अगर z की वैल्यू 2 है तो इधर 4 आनी चाहिए, इधर 4 है और टोटल 6 है, तो इधर 2 आनी चाहिए, तब जाके मेरे D2 के टोटल 6 होंगे। अब देखते हैं क्या मेरा टैली बैठ रहा है। तो यस, मेरा टैली बैठ रहा है। ठीक है, 2 और 2 4 और 5 9, 4 और 2 6, तो दिस इज द करेक्ट वे। तो मैं 0 2 रख सकता हूँ। ठीक है, चलते हैं आगे। फिर क्या है, अब यहाँ पे हमको थर्ड क्लू काम आएगा। थर्ड क्लू क्या बोल रहा है, सॉरी सेकंड क्लू। हमने बोला था कॉन्क्रीट नहीं है उसमें कुछ, अब सेकंड क्लू काम है, क्योंकि अभी हमने बहुत सारी चीजें प्लॉट कर दी है। D1 सोल्ड 13 इन्वर्टर एसी, 13 इन्वर्टर एसी बेचे हैं, जिसमें से विंडो टाइप के तो 5 है, तो स्प्लिट टाइप के कितने होंगे, ऑब्वियसली 13 - 5 8। टोटल स्प्लिट कितने थे, D1 के पास में 10, उसमें से 8 इन्वर्टर बेचे हैं, तो 2 नॉन इन्वर्टर बेचे होंगे। ये भी सॉर्ट हो गया।
फिर क्या बोला, वाइल D3 सोल्ड 5 नॉन इन्वर्टर एसी, D3 ने 5 नॉन इन्वर्टर एसी बेचे हैं। अगर D3 ने 5 नॉन इन्वर्टर एसी बेचे हैं, ठीक है, जिसमें से नॉन इन्वर्टर में 2 यहाँ पर आ चुके हैं, तो 3 यहाँ पर आएंगे फॉर श्योर, ठीक है। और स्प्लिट में मैं इन्वर्टर वाली लाइन देखता हूँ, मेरे को पता है कि मेरा टोटल जो है वो 36 है, और मेरे को पता है कि अंदर क्या क्या आ रहा है, 8 प्लस 2p प्लस p, मतलब टोटल 4p प्लस 8। इक्वेशन क्या बनेगी, 4p प्लस 8 इज इक्वल टू 36, तो 4p इज इक्वल टू 28, तो p इज इक्वल टू 7, तो ये 7, ये 7 और ये 14, ठीक है। तो यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन आ गई। इससे ज़्यादा टेबल भरना थोड़ा सा मुश्किल है ना, भर ही नहीं सकते, हमको इनफ क्लूज नहीं दे रखे हैं। तो इसी टेबल के ऊपर से अब क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या हमारे क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं बन रहे, ठीक है। सो ये टेबल को मैंने थोड़ा सॉर्टेड फॉर्मेट में ले लिया है, ठीक है। पहला सवाल, हाउ मेनी स्प्लिट इन्वर्टर एसी डिड D2 सेल, D2 ने कितने स्प्लिट में इन्वर्टर बेचे, 14, आंसर इज 14। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट परसेंटेज ऑफ एसी सोल्ड वर नॉन इन्वर्टर टाइप। अच्छा, टोटल एसी 60 बेचे गए थे, हमने पता किया था। अब टोटल एसी जो 60 बेचे हैं, उसके अंदर से नॉन इन्वर्टर टाइप कितने हैं, तो नॉन इन्वर्टर टाइप यहाँ पे टोटल 9 है और ये 6 है, तो कितना हो गया जी, 15, ठीक है। सो 15 नॉन इन्वर्टर एसी किसके सामने, 60 टोटल एसी के सामने, मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज 1/4, 1/4 परसेंटेज के फॉर्म में 25% होता है। सो इसका आंसर है 25%, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एसी सोल्ड बाय D2 एंड D4। D2 और D4 ने कुल मिलाकर कितने एसी बेचे हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एसीज सोल्ड बाय D2 एंड D4। अब समझते हैं D2 और D4। अब D2 का अगर मैं देखने जाऊं तो 2, 4 और 14, तो D2 के 20 तो काउंट हो रहे हैं, पर यहाँ पे क्या है, वी डोंट नो, है ना। वैसे ही D4 का क्या है, 2 और 7, 9 तो काउंट हो रहे हैं, यहाँ पे क्या है हमको नहीं पता है, तो मैं मान लेता हूँ ये x है और ये y है, ठीक है। तो 20 प्लस x और सॉरी 9 प्लस y, D4 का, है ना, ये टोटल होगा मेरा। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ 29 प्लस एक्स प्लस वाई। बट अब सवाल है कि x प्लस वाई है क्या। देखिए अगर मैं नॉन इन्वर्टर का देखने जाऊं तो मैं ऐसा कह सकता हूँ 5, 2 इसका 3 इसका टोटल 5 प्लस एक्स प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 9, सॉरी, है ना। और x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 4, तो यहाँ पे मैं 4 पुट ऑन कर दूंगा, तो टोटल 33 इज गोइंग टू बी माई आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 4 समझते हैं, ये भी हो गया। क्वेश्चन 4 समझते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरी फॉल्स, ठीक है। नेसेसरी फॉल्स क्या है स्टेटमेंट में एक सेकेंड थोड़ा सा मिटा लेते हैं। नेसेसरी फॉल्स वाली कंडीशन क्या है जी। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नेसेसरी फॉल्स, D2 सोल्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ एसी, D2 ने हाईएस्ट नंबर ऑफ एसी बेचे हैं, क्या ये ट्रू है। तो देखिए D2 के पास में 20 प्लस यहाँ पे मैं मान लेता हूँ x है ना, तो ये 4 माइनस एक्स हो जाएगा क्योंकि इन दोनों का मिला के 4 ही हो सकता है। सो इसने 20 प्लस एक्स बेचे हैं, ठीक है। इसने टोटल 5 और ये 15 एसी बेचे हैं, ठीक है। फिर इसने 2, 7 और ये 12 एसी बेचे हैं, और इसने 9 प्लस 4, 13 माइनस एक्स एसी बेचे हैं। तो यहाँ पे तो x प्लस में जा रहा है, यहाँ पे x माइनस में जा रहा है, और ये नंबर ऑलरेडी जो है वो इन दोनों नंबर से बड़ा है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यस D2 जो है उसने सबसे ज्यादा एसी बेचे हैं। सेकंड क्या है, D1 एंड D3 सोल्ड इक्वल नंबर ऑफ स्प्लिट एसी, D1
and D3 sold an equal number of split AC। हाँ सच्चाई बात है, इक्वल नंबर ऑफ स्प्लिट एसी बेचे हैं, क्योंकि D1 ने 10 स्प्लिट एसी बेचे हैं। ये नहीं कहा गया इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर, ये कहा गया स्प्लिट एसी। तो 8 + 2 स्प्लिट एसी 10, और यहाँ पे 7 + 3 10 इन्वर्टर एसी। तो पहला पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा क्या है, D1 and D3 together sold more AC as compared to D2 and D4। D1 and D3 ने मिलके ज्यादा एसी बेचे हैं, ठीक है। देन D2 and D4, अब यहाँ पे समझना पड़ेगा, ये जो है, ठीक है, ये कितना हो गया टोटल 27, है ना। D1 और D3, D1 एंड D3, है ना, उन्होंने मिलके 27 एसी बेचा है। और D2 और D4 को देखने जाए तो अगर मैं ये वाला पार्ट नहीं भी गिनता हूं, चलो, तो भी क्या, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 20 हो रहे हैं। तो ये वाला जो थर्ड है, ये जो है वो मेरे को गलत लग रहा है, ठीक है। फोर्थ वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं। D4 सोल्ड मोर स्प्लिट एसी एज कंपेयर टू D3। अब यहाँ पर इट कैन बी ट्रू एज वेल एंड इट कैन नॉट बी, क्योंकि हमको ये डेटा नहीं पता है, ठीक है। तो इट इज नॉट नेसेसरली फॉल्स, it is not true, fourth option is not true, D4 sold more split AC as compared to D3, it is not necessarily true। क्योंकि पॉसिबल ये है कि ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट मिलाकर टोटल हमारे पास में 4 आ रहे हैं, और ऊपर वाला 0 हो जाए और नीचे वाला पूरा का पूरा 4 हो जाए, तो हाँ D4 सही हो जाएगा। बट इट इज नॉट नेसेसरली फॉल्स, नो, इसमें अभी भी एक चांस है ट्रू होने का। सो हम फोर्थ को यहाँ पे कलेक्ट नहीं कर सकते, 3 हमारा रॉन्ग आंसर होगा। सो आंसर हमारा टेक्निकली क्या है, हमको बोला क्या, नेसेसरली फॉल्स क्या है, so that is third, कि D1 D3 together sold more ACs as compared to D2 and D4। ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। इफ D3 and D4 sold equal number of AC, D3 और D4 ने equal number of AC बेचे होते हैं। एक ही सेकंड ले लेते हैं जी, पहले यहाँ से थोड़ा सा क्लटर साफ कर देते हैं। क्या कहा है, D3 और D4 ने इक्वल नंबर ऑफ एसीज बेचे होते तो क्या होता, D3 और D4, D3 और D4 ने इक्वल नंबर ऑफ एसी बेचे होते। देखो यहाँ पे 9 एसी वो ऑलरेडी बेच चुका है, यहाँ पे वो 12 एसी बेच चुका है। तो अगर ये 12 है इसका टोटल, और यहाँ पे अभी तक 9 है, तो मेरे को यहाँ पे भी 3 डालना पड़ेगा, ठीक है, इन ऑर्डर टू टेक यहाँ पे 12। और अगर ये 12 है, यहाँ पे 3 आ गया, तो इस वाले ब्रैकेट का और इसका मिलाकर कितना हो रहा था, 4। अगर ये 3 है तो ये 1 हो जाएगा, है ना। फिर क्या बोला है, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ नॉन इन्वर्टर एसी सोल्ड बाय D2। नॉन इन्वर्टर एसी सोल्ड बाय D2, ठीक है, सब समझते हैं। नॉन इन्वर्टर एसी, सब लोगों ने बोला इधर 1 लिखा है सर, ऑप्शन 1 में है ही नहीं। अभी देखो, नॉन इन्वर्टर एसी उसने वेरी नहीं किया है कि विंडो स्प्लिट। नॉन इन्वर्टर एसी एक यहाँ पर है 4 विंडो के, और स्प्लिट में 1, तो टोटल 5 नॉन इन्वर्टर एसी जो है वो उस बंदे ने बेचे, ठीक है। सो काफी अच्छा सेट था यार, कर सकते थे। मेरा मानना है कि थोड़ा सा जहाँ पे एक स्पेशल इक्वेशन बनना था, वो केस देखना वाज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे वेरिएबल्स और बहुत सारी ऐसा दिखने में रिलेटिव चीजें लग रही थी कि 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है, बट इतना था नहीं। अगर हम प्लॉट करना शुरू करें, मेरा मानना है तो काफी हद तक चीजें सॉर्ट हो जाती है, ठीक है। तो चलो अभी नेक्स्ट पे चलते हैं ना। इस सेट के अंदर बातचीत चल रही है कि कोचिंग क्लास है जिसके अंदर कुछ स्टूडेंट हैं वो ऑनलाइन रजिस्टर करते हैं और कुछ स्टूडेंट ऑफलाइन रजिस्टर करते हैं। और रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। और क्या बता रखा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, नो स्टूडेंट रजिस्टर बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, हैंस द टोटल रजिस्ट्रेशन नंबर इज द सम ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। कोई भी ऑनलाइन वाला ऑफलाइन में रजिस्टर नहीं करेगा, ऑफलाइन वाला ऑनलाइन में रजिस्टर नहीं करेगा, और ऑनलाइन और ऑफलाइन का मिलाकर जो है वो टोटल रजिस्ट्रेशन बाहर आएगा। द फॉलोइंग फैक्ट्स एंड द टेबल pertain
टू दीज रजिस्ट्रेशन नंबर, जो नीचे टेबल दे रखी है वो इस रजिस्ट्रेशन नंबर्स के ऊपर से है फॉर द 5 months ऑफ जनवरी टू मे। ठीक है, टेबल क्या बताती है, मिनिमम मैक्सिमम और मीडियम रजिस्ट्रेशन नंबर्स ऑफ दीज 5 months, इन 5 महीनों का मीडियम मैक्सिमम और मिनिमम बताया जा रहा है। सेपरेटली फॉर ऑनलाइन ऑफलाइन और टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन द फॉलोइंग एडिशन फैक्ट्स आर नोन, और उसके नीचे हमको क्लूज दे रखे हैं। इन क्लूज से हमको एक टेबल फिल आउट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे टेबल बनाने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड मीडियन है क्या। मीडियन इज द मिडल मोस्ट पॉइंट, जो कि बोलते हैं ना आपके हायर हाफ को लोअर हाफ से डिवाइड करता है टेक्निकली। सो अगर मान लीजिए 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, और उन 5 ऑब्जर्वेशंस के अंदर फॉर एन एग्जाम्पल वो ऑब्जर्वेशन है 1, 3, 8, 7, 6, तो इसका मीडियन क्या होगा। मीडियन क्या होगा वो चीज कैसे पता चलेगी, पहले आपको इसको सॉर्ट करना पड़ेगा। सॉर्ट करना पड़ेगा मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग में कर लीजिए 1, 3, 6, 7, 8, और फिर जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होगी, जैसे इस केस में यहाँ पे 6 है, हायर हाफ को लोअर हाफ से के बीच में, दैट इज मीडियन वैल्यू, है ना। सो वो हमको हर एक जगह की दे रखी है ना। तो चलो लेट्स जंप टू द सेट। टेबल ये रही, टेबल को फिल इन करते हैं और समझते हैं कि क्या है। ठीक है, सो इन एवरी मंथ बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन, ठीक है, नंबर्स वर मल्टीपल ऑफ 10, मतलब हमको ये कह रखा है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन मल्टीपल ऑफ 10 थे। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 10 थे, मान लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है यार, है ना। और क्या कह रखा है, इन जनवरी द टोटल नंबर ऑफ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन वर ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन मान लीजिए कि ये एक्स थे, नहीं, इन द जनवरी ऑफ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन वर ट्वाइस, सो ये अगर एक्स हैं तो ये 2x है। ठीक है, थर्ड क्या बोल रहा है, इन अप्रैल द नंबर ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाज ट्वाइस दैट ऑफ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। इन अप्रैल इसका उल्टा, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन थे वो 2 गुना थे किसके, ऑफलाइन के। तो अगर ये y है तो ये 2y हो जाएगा। ठीक है, द नंबर ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इन मार्च वाज द सेम एज द नंबर ऑफ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन इन फरवरी। द नंबर ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इन मार्च, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इन मार्च जो थे, मान लीजिए ये z है तो ये भी z होगा। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाज द लार्जेस्ट इन मे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में मैक्सिमम क्या है, 100 है, इट वाज लार्जेस्ट इन मे। यहाँ तक सिर्फ क्लू पढ़ के पता किया जा सकता है, अब आगे सिर्फ और सिर्फ दिमाग का खेल है। समझते हैं क्या है ऑनलाइन के अंदर। अच्छा, हमारे पास में महीने तो 5 ही है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। ठीक है, तो मेरे पास में हर एक ऑनलाइन ऑफलाइन के अंदर 5 चीजों का डेटा सेट होगा आई गेस। ये मैं ऑनलाइन के आगे ऑनलाइन का बना देता हूँ, ऑफलाइन के आगे ऑफलाइन का, और टोटल के आगे टोटल का। हमको क्या क्या दे रखा है, हमको बोल रखा है कि भैया जो मीडियन वैल्यू है ऑनलाइन में वो है 80, मैक्सिमम है 100 और मिनिमम है 40। ऑफलाइन में क्या बोल रखा है, मिनिमम है 30, मैक्सिमम है 80 और मिनिमम है 50, वो सॉरी मीडियन है 50। फिर इसमें क्या बोल रखा है टोटल के अंदर कि ये 110 है, टोटल 130 है और ये 120 होगा। ठीक है, यहाँ तक की कहानी हमको दे रखी है। अब बीच में हमेशा 80 50 120 रहना चाहिए, तो अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए ये जगह खाली है तो यहाँ पे 80 या तो 80 से छोटी चीज ही आएगी, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। और यहाँ ये जैसे ये जगह खाली है तो यहाँ पे 80 या तो 80 से कोई बड़ी चीज ही आएगी, उससे छोटी चीज नहीं आ सकती। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमको पहले सॉर्ट करना पड़ता है असेंडिंग से डिसेंडिंग में, और फिर देखना पड़ता है कि हायर हाफ और लोअर हाफ क्या है। ठीक है, चलो अब एक देखने वाली बात है। क्या देखने वाली बात है, मैं अगर सिर्फ ऊपर की तरफ लिख देता हूँ, ऑनलाइन के अंदर क्या क्या हो सकता है, मिनिमम 40 है, मैक्सिमम 100 है, तो क्या क्या हो सकता है, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ऑफलाइन में क्या हो सकता है, 30 से चालू हो रहा है, 30, 40, 50, 60, 70, 80।
टोटल हमको पता है 110, 120, 130 दे ही रखा है। ठीक है, अगर मैं ध्यान से देखूं, सिर्फ अगर मैं ध्यान से देखूं जनवरी के महीने को, तो क्या बोला है कि ऑनलाइन की एक ऑब्जर्वेशन ऐसी है जिसका दोगुना करने पर ऑफलाइन आता है। अब समझो, यहाँ का जो लोएस्ट है वो हाईएस्ट का हाफ है। तो मेरे पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि मैं 40 रखूं, 50 रखूंगा तो मेरा ऑफलाइन, मान लीजिए मैंने इधर 50 रखा तो मेरे को ऑफलाइन 100 रखना पड़ेगा, बट 100 ऑफलाइन के सेट के अंदर है ही नहीं। डन। सो मैं इधर 50 नहीं रख सकता, क्योंकि अगर मैंने 50 रखा तो इधर 100 होना पड़ेगा। और अगर इधर 100 हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ऑफलाइन में तो मैक्सिमम ही 80 है। ठीक है, तो मेरे पास में एक ही ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे 40 रखूंगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर 60 रख सकते हैं, ऑफलाइन वाला 60 हो, तो ऑनलाइन के अंदर 30 की ऑब्जर्वेशन नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज 40। यहाँ पे मैं 40 रखूँ और यहाँ पर 80 आए और टोटल मेरा 120 हो। ठीक है, चलो आगे थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट होगा ये, देखते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि अब मेरे को क्या पता पड़ गया, टोटल 120 है। ठीक है, इसका जनवरी का। अब आगे समझते हैं। अब एक और चीज जो नोटिस करने लायक है कि ऑनलाइन में मैक्सिमम मई के अंदर है 100 यहाँ पे, और मेरा मैक्सिमम टोटल का हो सकता है 130। ठीक है, टोटल मैक्सिमम का हो सकता है 130। अब मेरे पास में अगर मान लो इसको 110 बनाना है तो मेरे को यहाँ पे 10 पुट करना पड़ेगा, पर ऑफलाइन में 10 की वैल्यू नहीं है। अगर मेरे को इसको 120 बनाना है तो यहाँ पे 20 पुट करना पड़ेगा, पर 20 की वैल्यू नहीं है ऑफलाइन के सेट्स के अंदर। ऑफलाइन की पॉसिबिलिटीज तो यही है, मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक की। ठीक है, तो यहाँ पे इट इज बट देन ऑब्वियस कि भाई यहाँ पे जो है वो 30 ही आने वाला है। तो यहाँ पे 30 आया, यहाँ पे 130 आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ऐसा कहा है कि ऑफलाइन की एक ऐसी वैल्यू जो ऑनलाइन में डबल हो जाती है। तो ऑफलाइन की ऐसी कितनी वैल्यू है जो ऑनलाइन में डबल हो जाती है? तो समझो, अगर मैं यहाँ पे 30 रखता हूँ, 30 और 60 का एक पेयर बनेगा कि नीचे 30 हो ऑफलाइन में और ऊपर 60 हो। एक बनेगा 40 और 80 का। उसके अलावा और कोई पेयर बन रहा है? नहीं। 50 और 100 का बना लेते हैं, चलो बहुत सारे लोग ये होगा 50 और 100 का। तो अगर मैं मान लो इधर 50 रखता हूँ तो इधर 100 रखना पड़ेगा, तो टोटल 150 हो जाएगा, बट माई टोटल कैन बी ओनली 130। सिमिलर अगर मैं 30 और 60 रखता हूँ, इफ आई पुट 30 एंड 60, सो माई टोटल विल बी टोटल विल बी 90, बट मेरा मिनिमम कितना हो सकता है? 110 ही हो सकता है। ठीक है, सो आई एम ओनली लेफ्ट विद दिस ऑप्शन। ठीक है, तो इसको लेकर आगे बढ़ते हैं। क्या है ये? 80 और 40, मतलब ऊपर 80 नीचे 40, ये हो गया 120। करेक्ट। अगर यहाँ तक भी निकाल लेते हैं तो आपके 2 सवाल बन चुके होते हैं, है ना? 5 में से 2 सवाल हो चुके होते हैं। ठीक है, अब समझते हैं आगे क्या घटनाक्रम है। ठीक है, आगे घटनाक्रम में ऐसा है कि अब हमको थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ेगा और ध्यान से नोटिस करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, अगर मैं ऑफलाइन की बातचीत करूं तो ऑफलाइन के अंदर ये जो मेरा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज ऑन, दिस इज ऑफ एंड दिस इज टोटल। ऑफलाइन के अंदर 30 के बाद में एक ऑब्जर्वेशन आ चुका है 40। तो अब इन दोनों जगह पे जो भी ऑब्जर्वेशन आना चाहिए, या तो वो 80 होना चाहिए, या तो 80 से, सॉरी, या तो 50 होना चाहिए और 50 से ऊपर होना चाहिए। और एक ऑब्जर्वेशन मेरे पास में 50 का है, तो मेरे को 50 कहीं ना कहीं पुट ऑन तो करना ही है। मतलब इन दोनों जगहों में से एक 50 तो आने ही वाला है, और दूसरा 50 या तो 50 से ऊपर आएगा। सिंपल लॉजिक। ठीक है, तो ये तो फिक्स है। अब मैं देख लेता हूँ मैं क्या क्या रख सकता हूँ। तो सबसे पहले इजी वे आउट लेते हैं। इजी वे आउट, मैं यहाँ पे 50 अज्यूम कर लेता हूँ, कुछ भी मान लेता हूँ। या फिर अगर आप बोलो तो मैं कहीं पे भी एक जगह पे आप कुछ अज्यूम कर लीजिए और हम हिट एंड ट्रायल मारेंगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज बता दूं, यहाँ पे हमारे पास में एक और 120 है। अब वो टोटल के अंदर जो एक एक्स्ट्रा का मेरे पास में 120 पड़ा है वो मैं कहीं भी डाल सकता हूँ, वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, और देखना जाए तो तीनों में भी हो सकता है।
तो अगर मैं यूं देखने जाऊं, मेरे पास में ऑफलाइन का पड़ा है, ऑनलाइन के अंदर हमारा 80 140 ही अभी तक है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो समझते हैं, अगर मैं मान लो यहाँ पे 50 रख देता हूँ। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 50 रखा, ठीक है, मेरे पास दो ही जगह है, या तो ये या तो ये। मैंने यहाँ पे 50 रखा, अगर मैंने यहाँ पे 50 रखा तो मेरे को यहाँ पे भी 50 रखना पड़ेगा। सिंपल। अब समझो, यहाँ पे 50 रखने का मतलब है कि मैंने ऑनलाइन के अंदर ये वाला स्पेस फिल कर दिया। सो अब ये जो नंबर होगा या तो 80 होगा या तो 80 से बड़ा होगा। ठीक है, तो अगर मैं देखने जाऊं तो यहाँ पे और क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती है टू मेक इट 110, क्योंकि टोटल सो या तो 110 हो सकता है, या तो 120 हो सकता है, या तो 130 हो सकता है। यहाँ पे 50 होने के साथ में अगर मेरे को टोटल 110 बनाना है तो मेरे को यहाँ पे रखना पड़ेगा 60। बट मैं जैसे ही 60 रखूंगा तो मेरा सीक्वेंस कैसा बन गया आप देखो, 40 50 60 80 और 100, और मेरा मीडियन 60 है, जो कि हो नहीं सकता क्योंकि मेरे को मीडियन क्या दे रखा है, 80 दे रखा है ऑनलाइन का। तो मैं वो चीज़ नहीं कर सकता हूँ, दैट इज कम्प्लीटली पॉइंटलेस फॉर मी। तो मैं 60 नहीं रख सकता हूँ। इसी सेम लॉजिक से मैं 70 भी नहीं रख सकता हूँ, नहीं तो क्या हो जाएगा, 40 50 70 80 100, मिडिल मोस्ट वैल्यू हो जाएगी। मिडिल मोस्ट वैल्यू हो जाएगी 70। तो मेरे पास में एक ही ऑप्शन है कि अगर मैं यहाँ पे 50 रख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे 50 रख रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे 80 रखना पड़ेगा, एंड आई हैव टू गो विद 130। ठीक है, सो अब मेरे को क्या पता पड़ गया कि मेरा यहाँ पे टोटल कितना है जी, 130 है। यहाँ पे मैंने 80 पुट कर दिया है, एक और टोटल 130 आ रहा है, एक एक्स्ट्रा 130 आया वो मैंने यहाँ पुट कर दिया, एक एक्स्ट्रा 120 था वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, आप समझते हैं मेरे पास में फिर बाकी क्या रहा, मेरे दो 120 आ चुके हैं, दो 130 आ चुके हैं, तो मिनिमम तो लाना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। सो मिनिमम ये होगा 110, और मेरे को यहाँ पे रखना पड़ेगा 60। सो दिस इज द सेट का सोल्यूशन। अब मेनी पीपल विल बी आस्किंग कि हमने यहाँ पे 50 रखा, बाकी सारे केसेस क्यों नहीं, हम दूसरी जगह 50 रख के देख लेते हैं, है ना। वी वर लकी इनफ कि हमने जहाँ पे पहले 50 रखा वहीं पे सॉल्व हो गया। अगर मैं यहाँ पे 50 रखता हूँ, है ना, अब होगा क्या, मैं यहाँ पे 50 रखता हूँ, ठीक है, तो मेरे को अब सेम लॉजिक यहाँ पे 110 120 और 130 बनाने के लिए ऊपर क्या चाहिएगा, मेरे को टोटल पे 110 चाहिए, तो मेरे को ऊपर 60 चाहिएगा। ठीक है, मैं एक बार ये नीचे वाला भी जो है वो आप लोगों के लिए मिटा देता हूँ, हम कुछ इस जगह पे खड़े थे। ठीक है, डन। सो अगर मैं देखने जाऊं कि अगर मैंने इधर 50 रखा और ऊपर 60 रखा है, तो मेरे को इधर भी 60 रखना है, पहली बात तो ये। और मेरे को टोटल 110 120 130 में से कुछ बनाना है, 110 बनाने के लिए मेरे को ऊपर 50 और 60 का पेयर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा क्या आ गया इधर, 110 आ गया जी। ठीक है, डन, मेरा 110 आ गया। अब पर लोचा क्या आ रहा है, आप समझो, ऑनलाइन के अंदर एक टर्म जो है, अच्छा, अभी हम 50 की टर्म रख सकते हैं क्या यहाँ पे, ये 50 की टर्म हो सकती है, आई डोंट थिंक सो अभी हो सकती है, बट 60 की टर्म रखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी अगर मेरे को मीडियन 80 को बनाकर रखना है तो मेरे को 80 से नीचे की वैल्यू इंट्रोड्यूस हो चुकी है विच इज 60, तो रखना पड़ेगा। तो इट इज 40 60 80 एज अ मीडियन, देन आई नीड टू टेक आइदर 80 और मोर देन 80। ठीक है, एंड देन 100, दिस इज ऑनलाइन का। सो इफ आई विल टेक 80, कहाँ पे, ऑनलाइन के अंदर, यहाँ पे एक ही जगह बाकी रही है, तो ये हो जाएगा मेरा टोटल 140, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मैं इधर 50 रख के इधर 60 नहीं ले सकता, जिससे कि मेरा टोटल 110 नहीं आ सकता है। एक चीज कैंसिल होगी, 70 रख के देख लेते हैं, 70 रखेंगे तो टोटल 120 आ जाएगा। बट हम सेम ही प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे। वहां पे ऑनलाइन का सीक्वेंस क्या हो जाएगा, 40 70 80। अगर मैं 80 भी रख देता हूँ, क्योंकि अगर मैंने 50 इधर रखा है तो मैं 70 इधर रखूंगा, और मेरे को 70 इधर रखना पड़ेगा। तो अगर मैं मिनिमम 80 भी रख देता हूँ, क्योंकि अगर मेरे को मीडियन 80 रखना है तो मेरे को
उसके आगे का जो टर्म है वो 80 या तो 80 से बड़ा होना चाहिए मिनिमम, विच इज 80 भी रख देता हूँ, तो क्या आएगा मेरे पास में? ये तो 60 से भी ज्यादा हो गया, 150 आ रहा है। ठीक है, वो हमारे टोटल में पॉसिबल नहीं है, और इससे ऊपर जाने का तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो वो तो पॉसिबिलिटी के अंदर है ही नहीं, क्योंकि वो 160 में पहुंच जाएगा। सो इसका मतलब ये है कि हम इस जगह पे तो 50 रख ही नहीं सकते जहां पे मैंने अज्यूम किया था, और मेरे पास दो ही ऑप्शन थे 50 रखने के, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं 50 तो इंक्लूड करना ही था इन ऑफलाइन। ठीक है, ऑफलाइन के अंदर मेरे को कहीं ना कहीं 50 तो डालना पड़ेगा ना, वो मिडल मोस्ट वैल्यू है। तो इन दोनों में से एक जगह डालना पड़ेगा, यहाँ डाल नहीं सकते तो यहाँ 50 आएगा, तो यहाँ 50 आएगा, और यहाँ पे 80, 130, यहाँ पे 80, और यहाँ पे 110 लाने के लिए 60, इसको 60 बना देते हैं, 60, तो 130 और 120, दिस इज माय फाइनल आंसर। अब इसके बेसिस के ऊपर से हम जो है चीजों को सॉल्व करते हैं, है ना? चलो, ओके, सो इसको मैंने थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में और सॉर्टेड कर दिया है। सो अपन उस पर चलते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। डन। सो अब देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ, जो हमने बनाया था वो हो गया। क्वेश्चंस करते हैं। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन इन अप्रैल? अप्रैल में टोटल कितना था जी? 120। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इन जनवरी? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इन जनवरी 40। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी ट्रू? पहला स्टेटमेंट क्या था? नंबर ऑफ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन वाज स्मॉलेस्ट इन में, यस करेक्ट। द टोटल नंबर ऑफ registration that was smallest in February, no, not correct. So only one can be true. ठीक है। फोर्थ, what best can be concluded about the number of offline registration in February? फेब्रुवरी में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कितने थे? 50, हमने एग्जैक्ट निकाला है, तो ऑप्शन 50 ही होगा। ठीक है, विच, ऑफलाइन बोला है ऑनलाइन बोला है? ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन फेब्रुवरी, डन। ठीक है, फिर which pair of months definitely had the same total number of registration, January or April? जनवरी और अप्रैल 120 120 करेक्ट। फरवरी एंड मई 130 130, यस करेक्ट। बोथ 1 and 2, एंड दिस इज सेट। थोड़ा टफ था, क्वेश्चन काफी इजी थे। अगर सही टाइम दिया होता, 7-8 मिनट दिए होते, 9 मिनट दिए होते, मेरा मानना है काफी हद तक ये चीज बन सकती थी। ठीक है, तो चलो अभी नेक्स्ट सेट पे विल जंप। चलो, सो इस सेट में क्या है? इस सेट में देखने जाएं, अच्छा सेट था, मजेदार सेट था, है ना? थोड़ा सा गुम हो जाओगे इसको समझते समझते, आई गेस, बट अच्छा है, इट इज नाइस। इसमें कहा क्या है कि ABCDEF जो ये आप पॉइंट्स देख रहे हैं रूट्स में, ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं दे आर 6 पुलिस स्टेशन, जहां पे दे आर कनेक्टेड बाय द स्ट्रीट्स। ठीक है, टीम 1 2 3 4, 4 टीम है जो इन पे पेट्रोल करती है कॉन्टिन्यूसली। कब से कब तक? 9 से 12 तक। पर मसला क्या है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने में, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने में इन 4 टीम को, ठीक है, आधा घंटा लगता है, 30 मिनट्स। ठीक है, मतलब अगर मेरे को A से B जाना है, या A से C जाना है, या किसी भी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाना है, तो 30 मिनट्स लगेंगे, ऐसा आगे क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, द टीम्स नीड 30 मिनट्स टू क्रॉस द स्ट्रीट कनेक्टिंग वन पुलिस स्टेशन टू अनदर। ऑल 4 टीम्स स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन A एट 9 hours। सारी जो टीम्स हैं वो स्टेशन A से ही शुरू करती है, मतलब यहाँ से शुरू करती है 9 बजे, और 12 बजे उनका एंडिंग पॉइंट भी यही होता है। दे कैन ऑल्सो पास वाया स्टेशन A एट गिवन पॉइंट। वो वापस से A से कितनी बार भी दे कैन पास। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई बंदा B चले गया है तो वापस A से आके F या C की तरफ नहीं जा सकता है, E की तरफ नहीं जा सकता, है ना? दे कैन पास वाया A।
और उसके ऊपर हमको कुछ क्लूज दिए हैं जिसके हेल्प से हमको जॉट डाउन करना है। अब इस क्वेश्चन को स्पेसिफिकली मैंने टेबल फॉर्म में किया था बिकॉज आई फाउंड इट कन्वीनियंट। मैंने एक जगह पे टाइम टेबल बना लिया था और एक उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे कौन सा पर्सन कौन से स्टेशन पे था, ठीक है, कौन सी टीम कौन से स्टेशन पे थी, ये पता कर लिया था। ठीक है, सो लेट्स जंप टू दैट डायरेक्टली एंड उसके हिसाब से देन विल बोलते हैं ना जॉट डाउन ऑल द क्लूज इनटू दैट पर्टिकुलर टेबल। ओके, सो दिस इज द थिंग, ये टेबल है। टेबल के साइड में नाम दे रखा है ना, सॉरी टाइम दे रखा है मैंने, और यहाँ पे टीम्स के नाम दे रखे हैं। अब टाइम के अंदर ये चीज समझने वाली बात है कि मैंने 9 बजे का टाइम नहीं लिखा, मैंने 9:30 लिखा है, तो मतलब 9:30 तक, 9:30 पे। समझ रहे हो? अगर मैं T1 के अंदर मान लो मैं T1 पे फॉर एन एग्जाम्पल ई लिखता हूँ, यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पलरी फॉर्म पे अगर मैं T1 पे ई लिखता हूँ, दैट मीन्स आई एम सेइंग ऑन 9:30 स्पेसिफिकली ई वॉज देयर। अगर मैं 10 बजे T2 को इधर डी लिख रहा हूँ, दैट मीन्स 10 बजे डी उधर था। 9:30 टू 10 के बीच में डी उधर नहीं था, नहीं, 10 बजे डी वहां था। ठीक है, सो ये चीज ध्यान रख के आगे मूव ऑन करिएगा। ठीक है, चलो क्लूज पढ़ते हैं। नन ऑफ द स्ट्रीट हैज मोर देन वन टीम ट्रैवल अलोंग इट इन एनी डायरेक्शन एट गिवन पॉइंट, एट एनी डायरेक्शन एट एनी पॉइंट इन टाइम। मतलब वो यूं बोल रहे हैं कि भैया एक रास्ते पे एक ही टीम जा सकती है, दो टीम आमने सामने भी नहीं आ सकती है, और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की तरफ दो टीमें एक साथ में भी नहीं आ सकती, एक रोड एक टीम, बात खत्म। ठीक है, दूसरा क्या है, टीम 2 एंड टीम 3 आर द ओनली वंस एट स्टेशन ई एंड डी रिस्पेक्टिवली एट 10 आवर्स। मतलब 10 आवर्स मतलब 10 बजे। 10 बजे क्या है कि टीम 2 जो है वो स्टेशन ई पे है, 10 बजे टीम 2 स्टेशन ई पे है, और टीम 3 स्टेशन डी पे है, टीम 3 10 बजे स्टेशन डी पे है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, टीम्स 1 एंड 3 आर द ओनली वंस इन स्टेशन ई एट 10:30। टीम 1 और 3 ई पर है। मतलब हुआ क्या होगा, 10 बजे भाई साहब डी थे, 10:30 बजे भाई साहब ई थे, तो 10 से 10:30 के अंदर उन्होंने डी से ई ट्रैवल किया है। ऐसा टेबल का फॉर्म चल रहा है। ठीक है, फिर ये देखते हैं, टीम 1 एंड 4 आर द ओनली वंस इन स्टेशन बी एंड ई। टीम 1 और टीम 4 आर द ओनली वंस इन स्टेशन बी एंड ई रिस्पेक्टिवली। मतलब टीम 1 11:30 बजे, टीम 1 जो है वो 11:30 बजे स्टेशन बी पे थी, टीम 1 वॉज एट बी, एंड टीम 4 जो थी वो ई पे थी 11:30 बजे। ठीक है, फिर फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, टीम 1 एंड टीम 4 आर द ओनली टीम्स दैट पेट्रोल द स्ट्रीट कनेक्टिंग स्टेशन ए और ई। मतलब इस वाले रोड पे ए और ई पे सिर्फ कौन कर सकता है, टीम 1 और टीम 4, ये दो ही ट्रैवल कर सकते हैं और कोई ट्रैवल नहीं कर सकता है। ठीक है, और टीम 4 का क्या दे रखा है कि टीम 4 कभी भी बी नहीं गया है, डी नहीं गया है और एफ नहीं गया है अलॉन्ग हिज जर्नी। अब सवाल है, इतने कम डेटा के साथ में चली चीजें चलेगी कैसे? बहुत सिंपल है यार, है ना? ज्यादा दिमाग लड़ाने की या मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हम्म? अब समझो, इसके ऊपर टेक्निकली एक कॉलम और होना चाहिए था। अगर कोई आदमी 10 बजे यहाँ पे पहुंच रहा है, ठीक है, जैसे T2 को पकड़ते हैं। अब सारी टीम्स निकल तो ए से ही रही है, ठीक है, सारी टीम्स जो हैं वो ए से ही निकल रही है, एंड कोई एफ की तरफ जाएगा, कोई बी की तरफ जाएगा, कोई सी की तरफ जाएगा, है ना? अब हमको पता है T4 बी की तरफ नहीं आ सकता, ठीक है, T3 जो है वो भी बी की तरफ नहीं आ सकता, क्योंकि T3 अगर बी की तरफ जाएगा फॉर एन एग्जाम्पल, तो T3 बी के ऊपर जाने के बाद में, सो फॉर एन एग्जाम्पल 9 बजे वो निकला ए से, 9:30 बजे वो बी पहुंचा, तो वो 10 बजे डी कैसे पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता, जबकि एक रूट ट्रैवल करने में आधा घंटा लगता था। T4 नहीं हो सकता, T3 नहीं हो सकता, T2 हो सकता है क्या? शायद तक मे बी। T2 क्या हो सकता है कि वो ए गया, ए से बी गया,
तो 9 से 9:30 उसको बी पहुंचने में लगे। 9:30 से 10 में क्या वो ए आ जाएगा, ई आ जाएगा? द आंसर इज नहीं, बट ये तो कंक्लूडेड है। तो इससे पता पड़ता है कि T1 जो है वो बी जाएगा, क्योंकि हर एक को एक इंडिविजुअल रास्ता तो पकड़ना ही पड़ेगा, उनके अलावा उनके पास में और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब T2 और T3 मेरा ए वाला रास्ता पकड़ नहीं सकते, तो T4 को ही ए वाला रास्ता पकड़ना पड़ेगा। तो T4 का जस्ट इमीडिएट नेक्स्ट जो स्टेशन होगा तो वो ई होगा। ठीक है, अब मुद्दा ये है कि इस वाले रोड पे और इस वाले रोड पे T2 और T3 में से कौन जाएगा? 9 से 9:30 के बीच में, 9 से 9:30। तो अब समझो, अगर T3 को D पहुंचना है तो उसको C के थ्रू ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास में A E D वाला रूट उसके लिए बंद है, बिकॉज T3 कैन नॉट पास थ्रू दिस रोड। And if he goes via AFED, then it will be a very much longer process. No, it will take 30 minutes यहाँ पे, 30 minutes यहाँ पे, 30 minutes यहाँ पे, 1.5 घंटा लगेगा। ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो दैट कंक्लूड्स कि अगर T3 को 10 पे D पहुंचना है तो उसको 9:30 को C पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, तो 9:30 को C पहुंचेगा, C से वो D आएगा, D से वो E गया, हमने इधर देख रखा है। ठीक है, वैसे ही T1 समझते हैं। अब T1 जो है वो B पे अटक गया, तो उसको अब कहीं भी आने के लिए वापस ए तो आना ही पड़ेगा, जिससे वो ई पहुंच सके। उसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं ना, वो ई कहाँ से पहुंचेगा? ठीक है, अब ई के बाद में उसको वापस भी पहुंचना है। अच्छा, ये भी मैं बता दूं, सबका एंड पॉइंट तो ए ही है, ये हम काउंट नहीं करेंगे, बट सबका एंड पॉइंट तो ए ही है, सबको अंततः ए पहुंचना है ना? तो हमारा कोई भी लास्ट स्टेशन जो है, किसी का भी लास्ट स्टेशन 11:30 का जो स्टेशन है, दैट कैन नॉट बी डी एज वेल, क्योंकि इफ समवन इज एट डी फॉर एन एग्जाम्पल, so there is no way in half an hour that particular person can reach to A। ठीक है, अब समझते हैं। अब हमने ये E जॉट कर लिया, ठीक है, सर ये A जॉट कर लिया। A से E जो है T1 आ सकता है इस वाले रूट से, AE वाले रूट से। फिर नाउ E से, E के बाद में उसको एक और स्टॉप लेना है, और एक स्टॉप लेने के बाद में ही हैज टू गो टू, दैट पर्टिकुलर टीम हैज टू गो टू B। So again, it is only possible when that particular person travels to A। सो T1 का पूरा पूरा हमारे पास में 9 से लेके 12 तक का शेड्यूल आ चुका है। ठीक है, अब हम और थोड़ा सा निकलते हैं बाहर, T4 देखते हैं। T4 में क्या है, वो ए से निकला, ई पहुंचा। ठीक है, अब क्या है, अच्छा, इट इज, अब ई से उसके पास में जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, बट वो ई से जाएगा कहाँ? वो ई पे खड़ा है, उसके पास में जाने के लिए 3 रास्ते हैं। आइदर दैट पर्टिकुलर पर्सन कैन गो बैक टू ए, और एफ और डी, बट T4 ने एफ और डी गया ही नहीं है वो। ठीक है, दैट पर्टिकुलर पर्सन, उसने ट्रैवल ही नहीं किया एफ और डी पे। ठीक है, तो वो इधर नहीं जा सकता, इधर नहीं जा सकता, तो उसको ए ही आना पड़ेगा, ई ए। ठीक है, अब ए के बाद में उसके पास में अब कहीं तो जाना पड़ेगा वापस। अगर मान लो, अपन मानते हैं कि ई आ रहा है, तो वापस से वो ए आएगा, वापस से वो ई आएगा, वापस से वो ए आएगा, तो वो इसी जगह पे ट्रैवल करता रहेगा। इट इज वन पॉसिबिलिटी। ठीक है, बट एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो सी जाए, फिर ए आए, फिर ई आए। मतलब पहले वो सी जाए, फिर वापस से वो ए आए, और ए से वो ई आए। एक पॉसिबिलिटी ये भी है। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज है, तो अभी हम यहाँ पे कुछ लिखते नहीं है, इन दोनों जगह को खाली रहने देते हैं। और क्या कर सकते हैं? अब समझो, सी से डी 9:30 से 10 के बीच में दिस पर्टिकुलर पर्सन वॉज कमिंग फ्रॉम सी से डी। तो जो, अगर मैं T3 का समझूं, तो वो सी से डी आया, डी से ई आया, अब ई से उसको कहीं जाना है। ठीक है, और वो कहाँ कहाँ जा सकता है? वो मेरे पास में इस वाले रोड पे जा नहीं सकता है। क्या वो इस वाले रोड पे वापस से जा सकता है क्या? फॉर नाउ हाँ, जॉट और आगे हम इंफॉर्मेशन करेंगे तो हमको पता पड़ेगा। चलो ठीक है, छोड़ो, अपन T2 पे आते हैं। इसके लिए भी अभी हमको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन निकालना पड़ेगा मोस्टली। T2 का देखते हैं, क्या T2 में हमारे पास में कोई क्लू है?
T2 को E पे पहुंचना है। सो देर इज नो वे। अब देखो, C इस तरफ चले गया है, T3 C पे चले गया, T4 E पे चले गया, ये B पे चले गया, तो एक ही रास्ता बाकी रहता है उसके पास में F, बिकॉज एक रास्ते पे एक ही बंदा जा रहा है। तो T2 क्या करेगा, पहले F आएगा फिर E आएगा। ठीक है, अब E से वो कहाँ जाए, दैट इज अ टास्क। अब E से वो इधर वापस नहीं आ सकता, सो आइदर ही नीड्स टू गो बैक टू F, or else this particular person, either he goes to F back to, or he can go to D, he cannot go to EA। मतलब उस वाले रूट पे सिर्फ वो लोग ही अवेलेबल है। ठीक है, अब समझते हैं, अब कहीं ना कहीं पे रूट्स कोलैप्स हो रहे होंगे। जैसे कि देखो, 9:30 से 10 बजे डी पे T3 वॉज देयर। ठीक है, अब 10 से 10:30 के बीच में ऑन दिस रोड T3 वॉज कमिंग लाइक दिस, और 9:30 से 10, 10 से 10:30 के बीच में, इन द सेम टाइम फ्रेम, इन द सेम इंटरवल, T2 was on E and he cannot go this way, and now he cannot go this way because T3 is coming from the front, right? So एक रोड पे दो लोग नहीं हो सकते, so again he has to go to F only। उसके पास में तीन में से दो जगह ब्लॉक हो चुकी है, वो F ही जाए। ठीक है, तो एक ये हो गया, और चलते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, अब समझो, D से E, E से F पैक है, A से E पैक है। ठीक है, इसी सेम टाइम फ्रेम में ए से ई पैक है फॉर T1, तो यहां से मैं इसको T4 को ए से ई नहीं भेज सकता हूँ। दिस पर्टिकुलर पर्सन कैन नॉट गो टू T4, कैन नॉट गो टू बी, उसके लिए वो अभी ए पे खड़ा है, उसके लिए बी का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो जा नहीं सकता है एफ पे, वो जा नहीं सकता, आइदर ही कैन कम टू ई और आइदर ही कैन गो टू सी, बट ही कैन नॉट गो टू ई बिकॉज ऑन द सेम रोड T1 इज ट्रैवलिंग, सो ही हैज टू गो टू सी ओनली। उसके पास में और कोई रास्ता नहीं है, और वो सी आएगा। सी जाने के बाद में अगर उसको वापस ई आना है तो उसको वापस ए होकर ही ई आना है, और कोई उसके पास में रास्ता नहीं है। ठीक है, सेम चीज, सी ए वाले रूट पे इस टाइम फ्रेम पे ट्रैवलिंग हो रहा है। ठीक है, ई ए वाले रूट पे इस टाइम फ्रेम पे ट्रैवलिंग हो रहा है, ई ए वाले रूट पे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अभी इस मोमेंट पे T2 यहाँ पे खड़ा है और T3 यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा चीजें मिटा देता हूँ तो ज्यादा। T2 कहाँ खड़ा है, F पे, और T3 कहाँ खड़ा है, यहाँ पे। ओके और मेरे को उनको एट द एंड ए पहुंचाना है, तो आइदर आई हैव 30-30 मिनट्स के दो इंटरवल्स नो, इन T2 एंड T3 बोथ। सो दिस पर्टिकुलर पर्सन इज एट D राइट नाउ। व्हाट आई कैन डू इज के T3 को मैं पहले C भेजूं। एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ मैं आपको, कि मैं C भेजूं, C से मैं उसको A भेजूं, बट वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं उसको C भेजूंगा, C से मैं A भेज रहा हूँ, तो फिर वापस से A का A पे थोड़ा ना रहेगा। ही हैज टू ट्रैवल कॉन्टिन्यूसली, राइट? यहाँ पे बोल रखा है दे आर कॉन्टिन्यूसली ट्रैवलिंग। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो डी से, सॉरी, नो, दिस पर्टिकुलर पर्सन इज स्टैंडिंग एट ई, नो, आई एम सो सॉरी। यहाँ पे ये आदमी ई पे खड़ा है, T3 जो है वो यहाँ खड़ा है, सो नाउ ही कैन गो टू दिस रोड, देन दिस रोड एंड दिस रोड। मतलब that particular person can go to D, C, then finally he'll reach A in the last। बट वो ए ई चढ़ नहीं सकता बिकॉज उसके लिए प्रोहिबिटेड है। ई से वो एफ जाएगा, एफ से वो ए आएगा, ई से वो एफ जाएगा, एफ से वो ए आएगा, तो ए पे तो रुका नहीं रहेगा, उसको कॉन्टिन्यूसली ट्रैवल करना है। तो उसके पास में क्या रास्ता बाकी रहता है, यही वाला रास्ता बाकी रहता है, DC A वाला रास्ता, DC A। अब समझो, ई से डी के ट्रैवल रोड के अंदर ट्रैवल हो रहा है। ठीक है, और ये वाला रूट तो खाली है, T2 पे F खड़ा है। अब T2 पे F खड़ा है एट 11, सॉरी एट 10:30।
एट 10:30 एफ खड़ा है तो वो कहाँ जाएगा? उसको 2 स्टेप में ई पहुंचना है, ए पहुंचना है, तो ही कैन नॉट गो टू दिस रोड, बिकॉज वो तो एक स्टेप में ही ए पहुंच जाएगा। अगर उसको 2 स्टेप में ए पहुंचना है तो वो यहां से आके यू भी नहीं जा सकता, बिकॉज ये रोड उसके लिए बना ही नहीं है। तो क्या कर सकता है? एक चीज ये कर सकता है कि वो एफ से ई आए, ई से वापस एफ आ जाए, और एफ से वापस ए चल जाए। दिस इज द ओनली वे पॉसिबल ही कैन रीच एट A12। सारी टीम ए पे 12 बजे पहुंच पाएगी। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन है इसका। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, धीरे करिए, पीछे जाइए, देखिए मैंने क्या किया है। मैंने सिर्फ कंपेयर किया है कि कौन से टाइम फ्रेम पे कौन सी गाड़ियां, कौन सी जगह, कौन सी टीम कहाँ पे चल रही थी। ठीक है, और उससे मैंने इस चीज को सॉर्ट किया है। मैं इसके अंदर कोई एक्सट्रीम लॉजिक नहीं लगाया मैंने इसके अंदर, मेरा सॉल्यूशन यही था पेपर में भी, अभी भी यही है। ठीक है, और इससे हमको काफी हद तक क्लैरिटी मिल जाता है, इससे क्वेश्चंस भी बन गए हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या बने हैं। ठीक है, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेशन इज विजिटेड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइम? कौन सा स्टेशन लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइम विजिट किया गया है? तो देखो, A B C D E, अगर मैं देखने जाऊं ABCDE, तो ए मेरा ट्रैवल हुआ है, एक सेकेंड प्लीज, ए मेरा ट्रैवल हुआ है 1 2 3 4। ये लास्ट वाले मैं नहीं गिन रहा हूँ, क्योंकि वो तो फाइनल डेस्टिनेशन है, दे आर नॉट इन द ट्रैवलिंग पार्ट, है ना। कहाँ बोला है? विजिटेड द लार्जेस्ट नंबर टाइम्स। ठीक है, तो ए जो है वो 4 बार गया है। बी कितनी बार हुआ है? 1 2, बी 2 बार हुआ है। सी कितनी बार हुआ है? 1 2 3, सी 3 बार हुआ है। डी कितनी बार हुआ है? 1 2, और मेरे को कहीं पे दिख नहीं रहा है, तो डी 2 बार। B C D E, ई कितनी बार? 1 2 3 4 5, और ये 6 6 बार, तो मैक्सिमम विजिटेड स्टेशन ई, है ना। मैक्सिमम विजिटेड स्टेशन हमारा ई आ गया। हाउ मेनी टाइम्स डू द टीम पास थ्रू स्टेशन बी इन अ डे? कितनी बार होता है भैया? 2 बार पास थ्रू होते हैं वो लोग, और एक ही टीम होती है T1। उन लोगों ने नहीं पूछा हाउ मेनी टीम्स, उन लोगों ने पूछा हाउ मेनी टाइम्स डू द टीम्स पास थ्रू। तो अगर एक टीम भी 2 बार जा रही है तो हम काउंट कर सकते हैं उसको। सो द आंसर इज 2। ठीक है, अगर ये पूछा होता हाउ मेनी टीम्स आर पासिंग थ्रू स्टेशन बी इन अ डे, देन आंसर वुड हैव बीन 1। डन। क्वेश्चन 3 क्या है? विच टीम पेट्रोल्स द स्ट्रीट कनेक्टिंग डी एंड ई, कनेक्टिंग डी एंड ई बिटवीन 10 hours and 15 minutes, 10:15 बजे। 10:15 बजे मतलब ये आ रहा है इस चीज के अंदर। अब समझो, ट्रैवलिंग कहाँ से देखेंगे हम? एंडिंग पॉइंट पे रीचिंग टाइम था मेरी टेबल में, तो यहां से यहाँ पे ट्रैवल करने वाली, तो ऊपर से नीचे ट्रैवल करने में देखेंगे तो ये तो ए से ई ट्रैवल कर रहा है इन द फ्रेम, ये ई से एफ ट्रैवल कर रहा है इन द फ्रेम, ये डी से ई ट्रैवल कर रहा है। सो T3 वॉज द टीम जो कि उस रूट पे पेट्रोल कर रही थी। क्वेश्चन 4, हाउ मेनी टाइम्स डज टीम 4 पास थ्रू स्टेशन ई इन अ डे? टीम 4 कितनी बार पास हुई? 1 और 2 बार पास हुई स्टेशन ई से, तो आंसर इज 2। क्वेश्चन 5, हाउ मेनी टीम्स पास थ्रू द स्टेशन सी इन अ डे? कितनी टीम्स? अब यहाँ पे क्या बोला है? कितनी टीम्स? उन लोगों ने पूछा हाउ मेनी टीम्स, आई नीड टू टेल देम द टीम्स, राइट। सो सी, टीम 1 नेवर हैव बीन टू स्टेशन सी, टीम 2 का भी सेम सीन है, T3 गई है और T4 गई है, तो माय आंसर विल बी 2। 2 टीम गई है। बहुत सारे लोगों ने, मैंने बहुत स्टूडेंट से बात करी, उन लोगों ने इस ऊपर वाले क्वेश्चन को देख के, कहाँ गया, हाँ, इस ऊपर वाले क्वेश्चन को समझ के, मोटा मोटा समझ के, उन लोगों ने बोला कि 1
2 3, 3 बार हुआ, 3 टिक कर आ गया, द आंसर वाज 2। डन। सो अगेन काफी अच्छा सेट था। थोड़ा आपको फास्ट लगा हो तो यू कैन गो बैक, यू कैन री वॉच इट, बट दिस इज हाउ द सोल्यूशन इज, राइट। चलो नेक्स्ट सेट पे चलते हैं फॉर द फाइनल सेट। ओके, सो फाइनल क्वेश्चन ऑफ द स्लॉट 3 ऑफ 2023, फाइनल सेट। इस सेट में क्या था एक्चुअली, है ना। अब मैं शायद तक इसको थोड़ा सा टफ मैंने माना। अ, बहुत सारे लोगों के लिए नहीं होगा, बहुत बहुत अलग अलग दिमाग है इस धरती पे, बट बनिस्पत 4 में से जो हमने पहले 3 किए, दे वर समवॉट इमेजिनेबल। ये थोड़ा सा माइंड बेंडिंग है, इतना भी नहीं है, बट हाँ, शायद तक ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ना था, और आपकी भी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे चल रहा है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि देर आर 3 फीमेल स्टूडेंट जिनका नाम ये है, 3 मेल स्टूडेंट जिनका नाम ये है। अब इन लोगों ने, ये लोग एक कोर्स कर रहे हैं, है ना। और उस कोर्स के जो मार्किंग सिस्टम है वो 2 चीजों से होती है, जैसे कॉलेज में होता है हमारे साथ में कि भैया आपको एक मिड टर्म एग्जाम लिखना है, फिर वाइवा लिखना है, और आपका फाइनल वाइवा और मिड टर्म का मिक्स होकर आएगा। वैसे इनका भी सिस्टम है। कैसा? कि आपको कोर्स करना है, और कोर्स का जो एवेल्यूएशन होगा वो एक प्रोजेक्ट और एक टेस्ट के बने के ऊपर होगा, उस दैट इज द बेस। और क्या कहा गया है, उन दोनों को मिलाकर एक एग्रीगेट स्कोर लाया जाएगा, जो कि क्या होगा, एक वेटेड एवरेज होगा ऑफ द 2 कंपोनेंट्स। विच 2 कंपोनेंट्स? द प्रोजेक्ट इन द टेस्ट। ठीक है। विद द वेट्स बीइंग पॉजिटिव एंड एडिंग टू 1, मतलब दोनों जो वजन है उनको मिलाकर वेट जो है वो 1 आना चाहिए, इट इज द वेटेड एवरेज। ठीक है। अब जो प्रोजेक्ट है वो 2 लोगों को मिलके करना है। ठीक है, जैसे वो हमारे कॉलेज में भी होते हैं। ठीक है, 2 लोगों को मिलके करना है, विद ईच ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ अ फीमेल एंड अ मेल स्टूडेंट। एक मेल स्टूडेंट एक फीमेल स्टूडेंट होना चाहिए ग्रुप में, तो ऐसे 3 ग्रुप बनेंगे। बोथ द ग्रुप मेंबर्स ऑब्टेन द सेम स्कोर मार्क्स इन द प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट में अगर मान लीजिए कि फॉर एन एग्जांपल अमला है, उसका मैथ्यू के साथ में पेयर है ग्रुप का, और अमला के 80 आया प्रोजेक्ट में, तो मैथ्यू के भी 80 आने हैं, या अमला के 40 आया तो मैथ्यू के भी 40 आने हैं। दिस इज अभी तक का क्रक्स। उसके ऊपर से हमको क्लूज दे रखे हैं, जो कि हम एक टेबल के अंदर पुट ऑन करेंगे और देखेंगे। हमने शायद तक ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन इसी स्लॉट के टेबल के ऊपर रख के ही किए हैं। तो आई गेस काफी हद तक ये भी हम उसी लाइन और लेंथ पे करेंगे। आपको थोड़ा मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो देखते हैं, क्वेश्चन के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जैसे मिनिमम मैक्सिमम एंड द एवरेज ऑफ बोथ प्रोजेक्ट एंड टेस्ट स्कोर वर आइडेंटिकल। तो हमको क्या बोल रखा है, मिनिमम मैक्सिमम और एवरेज जो है वो 40 80 और 60 था, किसका? दोनों का। अब ये एवरेज को एवरेज वेटेड एवरेज से मिलाना सबसे बड़ी बेवकूफी हो सकती है किसी भी आदमी की। ये एवरेज किसका है? प्रोजेक्ट और टेस्ट का इंडिविजुअल इंडिविजुअल एवरेज की बात कर रहा है ये, है ना। तो बहुत सारे लोग, जहां पे वो वेटेड एवरेज की बात कर रहा है, वहां पे वो टर्म यूज करेगा एग्रीगेट स्कोर। ठीक है, बहुत सारे लोगों से मैंने ये गलतियां देखी है। ठीक है। द मिनिमम मैक्सिमम एंड द एवरेज ऑफ बोथ project and test score were identical, 40 80 and 60. The test scores of the students were all multiple of 10. 4 of them were distinct and the remaining 2 were equal to the average test score. एवरेज टेस्ट स्कोर कितना था भैया? 60 था, और बाकी सारे जो थे वो डिस्टिंक्ट थे। ठीक है। अमला स्कोर इन प्रोजेक्ट was double that of कोहली इन द सेम। अच्छा, फिर आगे हमको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो लेट्स जंप टू द टेबल ओनली। फिर अपन टेबल से चलते हैं। तो ये रही मेरी टेबल। चलो, ये टेस्ट है, ये प्रोजेक्ट है, ये एग्रीगेट है। ठीक है। और कुछ वेट्स दे रखे हैं वेटेड एवरेज के लिए, वो अपन देखेंगे वो वेट्स कैसे निकालने हैं। उससे पहले थोड़ा समझते हैं पिक्चर क्या हो रही है। हमको क्या कहा गया है कि भैया टेस्ट में जो है वो मिनिमम 40 है, मैक्सिमम जो है मिनिमम 40 है, मैक्सिमम जो है 80 है, और बीच में 60 है। मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज। ठीक है। वैसे ही इसके अंदर भी सेम ही चीज है, 40 60 80, एवरेज बीइंग 60। ठीक है।
मिनिमम और मैक्सिमम की बातचीत चल रही है। अगर मैं देखने जाऊं, एक यहाँ पे एक इन लोगों ने एक बोल रखा है, द टेस्ट स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स वर ऑल मल्टीपल ऑफ 10। तो जितने भी टेस्ट थे वो मल्टीपल ऑफ 10 थे। तो टेस्ट स्कोर क्या हो सकते हैं? टेस्ट स्कोर्स क्या हो सकते हैं? 40 से मिनिमम है, मैक्सिमम 80 है, तो 40, 50, 60, 70, 80, इन्हीं में से कुछ होगा। आई डोंट थिंक सो उसके अलावा कुछ होना चाहिए। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, उन्होंने बोला है 4 ऑफ देम वर डिस्टिंक्ट, 4 थे जो थे वो डिस्टिंक्ट थे, एंड द रिमेनिंग 2 वर इक्वल टू द एवरेज टेस्ट स्कोर। तो एवरेज टेस्ट स्कोर था 60, तो 2 बंदे ऐसे होंगे जिनके 60-60 मार्क्स आए होंगे। हम्म? और बाकी जो 4 थे वो डिस्टिंक्ट थे, बाकी जो 4 थे वो डिस्टिंक्ट थे, तो क्या होंगे? 40, 50, 60, 70, 80, 40, 50, 70 और 80, है ना? सॉरी, कॉमा आएगा यहाँ पे, 80। क्या इन सबको ऐड करने पे एवरेज 60 आ रहा है? इन दोनों का एवरेज 60 है, इन दोनों का 120 डिवाइड बाय 2, हाँ, तो इन सबका एवरेज आ रहा है 60। ठीक है, तो मुझको क्या पता पड़ता है कि मेरे टेस्ट स्कोर जो है, दे आर, जो 6 लोग हैं उसके अंदर कैसे हैं, कैसे बटे हुए हैं? 40, 50, 60, 70, 80 और एक और बंदा होगा जिसके 60 होंगे। ठीक है, फिर क्या बोल रखा है? अमला's स्कोर इन द प्रोजेक्ट वाज डबल दैट ऑफ कोहली इन द सेम। अब एक चीज समझनी पड़ेगी यहाँ पे, और यही क्लू चमकना बहुत ज्यादा जरूरी था। बहुत बेसिक चीज है, बट ये चीज चमकनी बहुत ज्यादा जरूरी थी। ऊपर हमको यहाँ पे एक आ गया था कि द प्रोजेक्ट में जो 2 बंदे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक मेल एक फीमेल, उन दोनों का जो स्कोर होगा वो सेम होगा, है ना? सो अगर टेक्निकली मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज इज 60, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 2 लोग 40-40 थे, 2 लोग 60-60 थे, 2 लोग 80-80 थे। बैठ रहा है अभी मेरा एवरेज 60 बैठ रहा है ना? उसके अलावा और मैं कुछ मस्करी करूँ तो अलग पिक्चर है, बट एक मोटा मोटा हिसाब जो दिमाग में आना चाहिए वो ऐसा आना चाहिए कि भाई अगर मिनिमम 40 है, मैक्सिमम 80 है, तो किसी 2 बंदों के मैक्सिमम प्रोजेक्ट में बने होंगे, क्योंकि एक मेल और एक फीमेल दोनों को अगर सेम ग्रुप में है तो दोनों के मार्क्स सेम बनने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये कहा गया है कि अमला स्कोर इन द प्रोजेक्ट वाज डबल। प्रोजेक्ट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है हमारे पास में? ये पॉसिबिलिटीज है, 40 किसका डबल होता है? 20 का, पर क्या 20 हमारे टेस्ट स्कोर है? अच्छा, अमला स्कोर इन द प्रोजेक्ट वाज डबल दैट ऑफ कोहली इन द सेम। अच्छा, जो कोहली है उसका सेम होना चाहिए। तो अच्छा, ये तो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट की बात कर दी कि प्रोजेक्ट के अंदर ये पॉसिबिलिटीज है, तो अमला का डबल होना चाहिए। तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि अमला का प्रोजेक्ट के अंदर 80 हो और कोहली का 40 हो, तभी डबल हो सकता है, उसके अलावा तो नहीं हो सकता। ठीक है, फिर क्या कहा गया? बट कोहली स्कोर्ड 20 मोर देन अमला इन द टेस्ट। कोहली ने अमला से 20 ज्यादा बनाए हैं। मैं इसको ए ले लेता हूं, तो ये A+20 है ना? वो भी हम डायरेक्टली कर सकते हैं, सबको पता है कि यार या तो 40-60 बनेगा, 50-70 बनेगा, या तो 60-80 बनेगा। इन तीनों के अंदर से ही कुछ ना कुछ होने वाला है, जिसके अंदर आगे जाके कुछ चीजें, प्रोबेबिलिटीज कट जाएगी। दिस इज हाउ आई अप्रोच द थिंग। ठीक है, अब येट अमला हैड द हाईएस्ट एग्रीगेट स्कोर। अमला का तो भी हाईएस्ट एग्रीगेट स्कोर है। फोर्थ क्या है? श्यामल स्कोर्ड द सेकंड हाईएस्ट इन द टेस्ट। श्यामल स्कोर द सेकंड हाईएस्ट इन द टेस्ट। सेकंड हाईएस्ट क्या है? 80 वाज द हाईएस्ट, तो 70 इज द सेकंड हाईएस्ट। श्यामल स्कोर्ड द सेकंड हाईएस्ट। He scored 2 more than Kohli, but 2 less than 2 more than Kohli, but 2 less than Amla in the aggregate. श्यामल स्कोर्ड, मान लो श्यामल ने यहाँ पे कुछ एक स्कोर किया था, तो ही स्कोर्ड 2 मोर देन कोहली। ही स्कोर्ड 2 मोर देन कोहली, तो कोहली का x-2 होगा, बिकॉज इसके कोहली से 2 ज्यादा है। एंड 2 लेस देन अमला, तो अमला का x+2 होगा। ठीक है, ठीक है, इन एग्रीगेट, एग्रीगेट की बातचीत चल रही है। फिफ्थ क्या है? बिमन स्कोर द सेकंड लोएस्ट इन द टेस्ट। सेकंड लोएस्ट बिमन का 50 आएगा जी। एंड द लोएस्ट इन द एग्रीगेट, एंड द लोएस्ट इन द एग्रीगेट, तो ये सबसे लोएस्ट है, ये सबसे हाईएस्ट है।
एग्रीगेट में। अरे यार पीछे हटो, ठीक है। फिर मैथ्यू स्कोर्ड मोर देन रिनी इन प्रोजेक्ट। अब अगर मैथ्यू का रिनी के बराबर नहीं है और रिनी से ज्यादा है, तो मैथ्यू का स्कोर रिनी से ज्यादा है। अच्छा एक और चीज है, तीन लड़कियां हैं, तीनों के डिस्टिंक्ट होंगे क्योंकि उनके साथ में तो कोई एक लड़का होगा जिसका मिक्स सेम होगा। सो अगर दो लड़कियां हैं अमला और कोहली जिनका 80 और 40 आ गया तो रिनी का 60 ही आना चाहिए। अब बोल रखा है कि मैथ्यू जो है स्कोर्ड मोर देन रिनी इन दी प्रोजेक्ट। मैथ्यू का रिनी से ज्यादा आया प्रोजेक्ट में, तो मैथ्यू का 80 आया होना चाहिए, बट लेस देन हर इन टेस्ट। मैथ्यू का रिनी से टेस्ट में कम आया है, ठीक है। अब समझो, अब हम समझते हैं कि मैथ्यू और रिनी को अभी साइड में रखते हैं। बट लेस देन इन टेस्ट मैथ्यू स्कोर मोर देन रिनी बट लेस देन इन द टेस्ट। क्या टेस्ट के लिए हमारे पास में कुछ पड़ा है अभी आज की अभी की तारीख में? um, नहीं, एज ऑफ नाउ तो नहीं पड़ा। मैथ्यू स्कोर मोर देन रिनी बट लेस देन हर इन द टेस्ट। टेस्ट में कम है उससे, बट ये दोनों नहीं पता है। दे कैन बी 40-60, so this can be 60 and 80. Rini can be 80, but we need to see that thing. चलते हैं। अब यार मेरे को लगता है कि एक बार वापस से पढ़ लेना चाहिए। पहला पॉइंट ठीक है, द टेस्ट स्कोर ऑफ द स्टूडेंट विद मल्टीपल फोर ऑफ देम, ये भी ठीक है। Amla scored in the project was double of that of Kohli, but Kohli scored 20 more than Amla in the test, yet Amla had the highest aggregate score. Shamal scored the second highest in the test. He scored two more than Kohli, but two less than Bhiman scored the second lowest in the test and the lowest in the aggregate. ठीक है डन, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पे आते हैं अमला और कोहली के 20 और इस पे। अब समझो, ये चीज हो सकती है 40 और 60। सो अगर मान लो कि ये 40 है और ये 60 है, फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, ये 40 है और ये 60 है, ठीक है। तो मेरे को मैथ्यू को रिनी से कम करना पड़ेगा। अच्छा 40 और 60 आ चुका है, एक और जगह 60 आएगा और एक जगह 80 आना बाकी है, तो मेरे को रिनी को 80 बैठाना पड़ेगा और मैथ्यू को 60 बैठाना पड़ेगा। बट क्या है, इसके अंदर अमला का एग्रीगेट ज्यादा आ रहा है क्योंकि अमला तो 40 और 80 के सम पे कुछ भी हो, किसी भी रेशियो में बांटा हो, ठीक है। 40 और 80 पे हो रहा है और यहाँ पे रिनी तो 80 और 60 पे कैलकुलेट हो रही है। और अगर वो भी छोड़े तो प्रोजेक्ट में मैथ्यू और अमला के सेम है, बट मैथ्यू के टेस्ट में भी ज्यादा है, तो मैथ्यू का हाईएस्ट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 40 तो नहीं ले सकता और 40 के सामने यहाँ पे 60 भी नहीं ले सकता। तो 40-60 नहीं ले सकता तो क्या ले सकता हूँ? 50-70 वो भी नहीं ले सकता हूँ क्योंकि 50-70 अभी आ चुके हैं। तो मैं क्या ले सकता हूँ? 60 और 80, है ना। मैं यहाँ पे 60 लूंगा। अमला स्कोर इन द प्रोजेक्ट, कोहली स्कोर 20 मोर देन अमला इन टेस्ट, ठीक है, तो 80, ठीक है। बट यहाँ पे हम दो ये ले आए और मिनिमम बाकी रही। यहाँ पे 60 नहीं आएगा, कौन? मैथ्यू का 60 नहीं रहेगा, बिकॉज रिनी का जो मार्क्स है वो टेस्ट में ज्यादा है देन मैथ्यू, तो मैथ्यू विल बी 40 एंड रिनी विल बी 60। डन। सो इतना तो अभी तक हमने किया है। अब समझते हैं आगे की घटनाक्रम। अब सवाल ये उठता है कि आगे कैसे चलेंगे। अगर याद हो तो इस क्वेश्चन की शुरुआत में उन लोगों ने बोला था कि किसी का अगर टोटल मार्क्स आता है तो एग्रीगेट पे आ रहा होगा और वो कुछ वेटेड एवरेज होगा। वेटेड एवरेज बेसिकली होता क्या है, किसी भी चीज के दो रेशियोज, है ना। तो मैं मान लेता हूं कि इसका वेट x था, इसका 1 - x हो जाएगा क्योंकि दे एड अप टू 1। तो x × 60 प्लस, हम वेटेड एवरेज कैसे लगाते हैं? फर्स्ट का वेट मल्टीप्लाई उसका एवरेज प्लस सेकंड का वेट मल्टीप्लाई उसका एवरेज अपॉन टोटल वेट्स इज इक्वल टू वेटेड एवरेज, करेक्ट, इनटू 1 - x
इंटू 80, डिनोमिनेटर में वेट्स का एडिशन होना चाहिए, पर हमारे जो वेट्स हैं वो एड अप होके 1 हो जाते हैं, तो हम कुछ नहीं लिखेंगे यहाँ पे। दिस इज इक्वल टू x+2। ओ मैंने अच्छा यहाँ पे भी x ले लिया है क्या? ओके, इसको y कर लेते हैं यार। आई एम सो सॉरी गाइस, इसको y कर लेते हैं। ये y, ये अच्छा, अंदर y। ठीक है, इस इक्वेशन को अच्छे से लिखेंगे तो क्या होगा? y 60y प्लस 80 माइनस 80y इज इक्वल टू x+2। और 20y बाकी रहेगा, है ना? हम्म, 20y बाकी रहेगा। और ठीक है ना, कोई बात नहीं, वैसा भी चल सकता है। इधर 78 आ जाएगा, 78, ये दो इस तरफ जाएगा, 80 में से माइनस होगा तो 78। इन दोनों का जो है ये होगा -20, जो कि उस तरफ जाके +20 हो जाएगा, तो दिस विल बी x+20y। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? दूसरी इक्वेशन हम नीचे वाले से बना सकते हैं, उसके जस्ट नीचे वाले से। क्या बनेगी नीचे वाले से इक्वेशन? नीचे वाले से इक्वेशन बनेगी 80 इंटू वाई, दिस वॉज वाई, दिस इज 1 - y, ठीक है, प्लस प्लस 40 इंटू 1 - y इज इक्वल टू x-2। 80y प्लस 40 - 40y प्लस टू x-2, ये इधर जाएगा तो 38 इज इक्वल टू, ये हो गया प्लस का 40y, और उधर जाएगा तो माइनस का 40y आ जाएगा, है ना? x - 40y, डन। सो ये हो गया 38 इज इक्वल टू x - 40y। डन। चलो, अब इन दोनों को सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करने के ऊपर हमारा क्या आएगा? ठीक है, इन दोनों सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करने पे, होल्ड ऑन अ सेकंड गाइस, इन दोनों सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करने पे क्या आएगा? ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये दोनों कट ऐड कर दूंगा मैं इन दोनों को, ये दोनों कट जाएंगे। 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x। 178 का डबल होगा 140 प्लस 16। हमारा पहले वाला इक्वेशन वॉज करेक्ट। यहाँ पर इसको लेकर आएंगे। जो हमारा पहला इक्वेशन बन रहा था, इससे जो हमारा पहला इक्वेशन बन रहा था, दैट वाज करेक्ट, द सेकंड वन वाज रॉन्ग। हमारा पहले वाला इक्वेशन बन रहा था 78 इज इक्वल टू x+20y। दूसरा इक्वेशन 38, पर दूसरे इक्वेशन में यहाँ पे राइट हैंड साइड पे माइनस था, जो उधर जाके प्लस हो जाना चाहिए, तो इट विल बी 42x माइनस 40y। अब इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके ऐड कर देंगे, अब देखते हैं क्या आता है। तो 156 प्लस 42 विल बी 196 इज इक्वल टू 3x। तो 196 डिवाइड बाय 3 करूंगा मैं, तो भी नहीं आएगा। 198 आएगा, 194 नहीं, 198 आएगा। दिस विल बी 198। आई एम सो सॉरी गाइस, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। 198, दिस इज 198। इस 198 को डिवाइड बाय 3 करेंगे अगर हम, 198 को डिवाइड बाय 3 करेंगे तो विल गेट 66। 66 मतलब ये 66 आ रहा है, ये 64 आ रहा है, और ये 68 आ रहा है ना? x तो मेरा यही था, बट इस x की मदद से मैं y निकाल सकता हूँ। मेरी x की वैल्यू 66 आई है। इसको मैं ऊपर वाली इक्वेशन में पुट ऑन कर देता हूँ। x की वैल्यू आ रही है 66, तो इधर रखा 66 प्लस 20y इज इक्वल टू 78। ये उस तरफ गया, आ, तो माइनस हो जाएगा। 78 माइनस 66 विल बी 12।
अपॉन 20 विल बी इक्वल टू y, है ना। और इसको मैं काट देता हूँ 4 से, 4 3 ज़ा 4 5 ज़ा, दैट मीन्स ये 3/5 का रेशियो है, और ये अगर 3/5 का है दिस एड्स अप टू 1, तो ये 2/5 का रेशियो होगा, तभी दोनों ऐड होके 1 बनेंगे। मतलब 3/5 इज 0.6, 2/5 इज 0.4। डन। चलो, तो अब देखते हैं बिमन क्या बोल रहा है। अच्छा, अब इससे निकालना इज वेरी इजी। अगर मेरे को 66 चाहिए तो बहुत सिंपल है। यहाँ का अगर मेरे को मार्क्स चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 3/5 ऑफ 70 प्लस 2/5 ऑफ, मान लेते हैं अभी यहाँ पे y मार्क्स है, y विल गिव मी 66, है ना। चलो, तो अगर मैं 17 को 5 से काटूं तो मेरा पास में आना चाहिए 14, सॉरी 70 को, 70 को, 70 को मैं 5 से डिवाइड करूँ तो 14 आना चाहिए। 14 मल्टीप्लाई 3 विल गिव मी 42। तो ये इक्वेशन को मैं इधर ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पे लिख रहा हूँ, 42 प्लस 2/5 ऑफ y, दिस इज ब्रैकेट, इज 66। और 66 में से मैं 14 को माइनस करूंगा तो आई विल गेट 24, आई विल गेट 24। ठीक है, सो 2/5y इज इक्वल टू 24, ये इससे गया 12 बार, तो y इज इक्वल टू आ गया 60। तो मेरा जो यहाँ का वैल्यू है दैट इज कमिंग आउट टू बी 60। डन। अब अगर ये 60 है, ये 60 है, तो इसको 80 होना है ना। अब निकालना बहुत आसान है, इसका 3/5 करना है, तो 3/5 होता है इसका 24 आई गेस, 8 3, हाँ 24, 24 प्लस 2/5 ऑफ दिस, 2/5 ऑफ दिस, that is 32 plus 24 is 56, so my 50 इसका आएगा 56, 50 और 80, 50 और 80 यहाँ पे करने आएंगे तो 30 प्लस 2/5, 30 प्लस 2/5 ऑफ 80, 2/5 ऑफ 2/5 of 80, which is 0.4 of 80 will be 32 plus 30 is 62. But the case is यहाँ पे कहीं पे ऐसा लिखा हुआ था, Bimman is the lowest in the aggregate, but it is not coming out to be lowest. हमने रिनी और इनका क्या, मैथ्यू स्कोर्ड मोर देन रिनी इन प्रोजेक्ट, मैथ्यू का रिनी से प्रोजेक्ट में ज्यादा है, बट लेस देन हर इन द टेस्ट, बट लेस देन हर इन द टेस्ट, इट इज वेरी ट्रू। मेरे ध्यान में नहीं रहा, और मैं यही देख रहा था कि मेरा इधर इसका लोएस्ट आना चाहिए, जो कि आ नहीं रहा था, बिकॉज मैंने यहाँ पे 80 डाल दिया है, रिवर्स कैलकुलेटेड, एंड ये 40 है यार, तो यहाँ पे 46 आना चाहिए। और वैसे ही अगर मैं इसका 3/5 निकालने जाऊँ, 60 का 3/5 है ना, तो 60 डिवाइड बाई 5 इज 12, 12 इंटू 3 इज 36। डन, 36, और इसका एवरेज निकालना होगा तो 60 ही आएगा यार। ठीक है, सो ये मेरी टेबल बन गई है। ठीक है, सो लेट्स गो लाइक दिस, और अपन फटाफट फटाफट टेस्ट जो है, जो चीज़ें हैं वो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से लेना है ना। चलो, सो आई जॉटेड ऑल दी वैल्यूज इनटू अ टेबल। अब इसको सॉल्व करते हैं। व्हाट वाज रिनी स्कोर इन द प्रोजेक्ट, रिनी का स्कोर कितना था प्रोजेक्ट में, दैट इज 60। ओ प्रोजेक्ट में, हाँ दैट इज अगेन 60, इट्स फाइन। What was the weight of the test component? What was the weight of the test component? टेस्ट कंपोनेंट का वेट कितना था? तो समझो, हमको जहां तक हमने किया था
दिस वॉज 3/5। 3/5 को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो दैट इज 60%, दिस इज 0.6। ठीक है, दिस इज 40%, दैट मीन्स इट इज 0.4। So what was the weight of the test component? 0.6. What was the maximum aggregate score bought by a student? 68. What was Matthew's score in the test? 40. Fifth, which of the following pairs of the student were part of the same project team? कौन से बच्चे सेम प्रोजेक्ट टीम में थे? अमला और बिमल। कैसे पता करेंगे? अमला के 80 है, बिमल के कितने हैं? विमन के 40 है। अगर वो दोनों सेम टीम में होते तो उनके मार्क्स सेम होते, नहीं है। अमला और मैथ्यू सेम टीम में है। ठीक है, फिर कोहली एंड मैथ्यू। अभी मैंने बोला अमला और मैथ्यू टीम में है, तो कोहली और मैथ्यू टीम में कैसे हो सकते हैं? क्योंकि उसके प्रोजेक्ट में 40 है, इसके प्रोजेक्ट में 80 है। सो नाइदर वन नॉर टू। ओवरऑल मैं ऐसा कहूँ, ये क्वेश्चन जो था इट वाज, मैंने बताया थोड़ा बहुत कंफ्यूज तो मैं भी हो गया था बीच में अभी सॉल्व करते करते, बट ठीक है, होता है ना। सो द थिंग इज कि ये पर्टिकुलर सेट जो था वो आपका फर्स्ट गो नहीं होना चाहिए था, और मेरे को उन बच्चों के लिए बहुत बुरा लगा होगा जिन लोगों का माइंडसेट इस तरीके से काम करता है कि हमको हेड ऑन घुस जाना है। ठीक है, हमारे पास सामने डीएलआर आया, हमने पहला सेट पकड़ा, वही सॉल्व कर दिया। नहीं नहीं यार, थोड़ा क्वेश्चन को उतारो जहन में, है ना। आप 10 मिनट दे सकते हो आराम से अगर देना चाहो तो किसी एक सेट को, ठीक है, और 10 मिनट में सेट सॉल्व हो सकते हैं। मेंटली एक मेंटल मॉडलिंग बनाओ, एक फ्रेमवर्क बनाओ। जैसे शायद तक मैंने आज सारे टेबल बनाकर, इस पूरी वीडियो के अंदर सारे टेबल बनाकर ही आए सॉल्व। तो एक एक होना चाहिए, और जरूरी नहीं है कि यही एक रास्ता है, और भी बहुत सारे रास्ते होंगे। आपका मेंटल स्ट्रक्चर कैसे अलाउ करता है उस इंफॉर्मेशन को फ्लो होने के लिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। बट अगेन द एसी वेंडर वाला जो आपका ये था सेट था, दैट वाज क्वाइट इजी, वो डुएबल था। एंड रूट से नेटवर्क वाला डुएबल था। अगर आप इतना भी कर लेते तो मेरा मानना है कि आप एक अच्छा परसेंटाइल फेच करते। जिन लोगों ने 3 किए हैं बहुत बढ़िया है, 4 मुश्किल है, कुछ टीचर्स के लिए भी मुश्किल है। इवन ये जो चौथा सेट है जो मैंने आप लोगों के सामने कर रहा हूँ, ये मैंने भी नहीं किया था। अ, उस टाइम पे मेरे को इसका स्ट्रक्चर ही नहीं समझ में आया था, व्हाट इज टेस्ट कंपोनेंट, हाउ इट इज वर्किंग। सो इवन पीपल लाइक अस हु सॉल्व दिस थिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस, sometimes they get even overwhelmed and get panicked in the heat of the moment. So it is very quite normal for students too. So that's all. मेरा मानना है कि आप इसको देखेंगे, आप इनको समझेंगे, आपको काफी हद तक का आइडिया लगेगा कि हाउ इट वर्क्स, हाउ इट वाज ओवरऑल। CAT 23 दिस ईयर इट वाज चैलेंजिंग। ठीक है, अगले साल थोड़ा सा और अच्छे से आएंगे और अच्छी मेहनत करेंगे, और शायद तक और अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे, है ना। चलो, थैंक यू फॉर बेयरिंग विद मी फॉर द एंटायर DLR स्लॉट डन। थैंक्स, चलो।